अभी इस समय जो सोशल थिंकर हैं, उनका अगर यदि विचार देखा जाए, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं, इसको बनाया गया है, तुल दिया गया है। फिर भी आज एक बहुत ज्वलंत मुद्दा भारत में आया है यूजीसी का। तो इस पर चूंकि आप समान शिक्षा आंदोलन के उत्तर प्रदेश का संयोजक हैं और शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मजदूर पर, किसानों पर बहुत गहरा अध्ययन है इनका। और ये कहें कि सिर्फ किताबी अध्ययन नहीं, सामाजिक अध्ययन, जमीनी अध्ययन है इनका, और उस पर रिसर्च करते रहते हैं। और इस पर जो है ये पूरे देश में भ्रमण भी करते रहते हैं। तो फिर मैं आपका परिचय दिलवाऊं कि ये डॉक्टर चतुरानंद ओझा जी हमारे साथ हैं, और आइए इस पर इनका विचार लेते हैं कि ये क्या मामला है, क्या होना चाहिए और क्या दिखाया जा रहा है। तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए। मैं चतुरानंद ओझा, समान शिक्षा आंदोलन उत्तर प्रदेश और पंचायती राज आंदोलन से जुड़ा हुआ जी। आपने चर्चा किया इधर, आप यूजीसी की जो एक नियम आया हुआ था और संसद से उन्होंने एक कानून बनाया, तो कहा कि नहीं ये हम उन्होंने कहा कि कैसे हम जो कैंपस हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थानों में जो जातिगत भेद बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, एक नियमावली बनाई और यूजीसी के माध्यम से वो आया कि उसको लागू किया जाए। और ज्यों ये आंदोलन उभर कर आया, ज्यों ये बात सामने आई, जिन लोगों ने ये नियम बनाया, जिन्होंने इस नियम को पास किया, उन्हीं लोगों ने एक हाथ से उस नियम को पास किया और दूसरी तरफ से पूरी ताकत लगा दी कि इसको कैसे इसको बंद करवा दिया, खारिज करवाया जाए। यानी लोगों को लगे कि हम आपके साथ ही हैं और सबको लगे कि हम उनके साथ हैं। जिनके लिए वो लेकर के नियम आए, वो नियम उनको भी लगे, जिनके लिए वो कह रहे थे, लेकिन तो वो किसी के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो कह रहे थे, कुछ लोगों को लगे कि वो हमारे साथ है और फिर बाद में दूसरे लोगों को लगे कि नहीं मेरी वाली भी हो गई, और दिया कुछ नहीं गया और दोनों लोगों को लगने लगा कि सरकार हमारे साथ है। और रही बात यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका नाम जिन्होंने नहीं सुना है और जो लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालयों में नहीं देखा है, वो सारे लोग परसों सड़कों पर थे आंदोलन के माध्यम से। और उन लोगों ने सड़कें जाम की, जुलूस निकाले, नारे लगाए, जूते मारे प्रधानमंत्री और दूसरे सारे जो उनके मूर्तियों पर पुतले फूके गए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ। इतना करने के बाद मान लीजिए जो लड़के, एक विषय है ये कि लड़के जो अपने रिजल्ट की बात, अपनी परीक्षा की बात करते हैं, अपनी नौकरी की बात करते हैं, तो उन पर वाटर कैनन मारा जाता है, उनको पुलिस मारती है, चैंटती है, जेल डाल। तो क्या जो घटना घटी है यूजीसी के खिलाफ जो लोग उतरे हैं सड़कों पे, तो क्या उनके साथ ये वाटर कैनन का कहीं प्रयोग नहीं हुआ? कहीं कोई प्रयोग नहीं हुआ, डंडा लाठीचार्ज वगैरह कैसे चला? कोई एफआईआर नहीं हुआ और उन्होंने मूर्तियों को जलाए, प्रधानमंत्री की मूर्ति बना के जूते मारे, उसकी फोटो दिखाई दे रहे हैं, नारे लगाए मुर्दाबाद के सारे। और मैं अभी बताऊं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने अभी 2-3 महीने पहले किसी 2 लड़कों ने नारा लगा दिया था गेट पर, इंकलाब जिंदाबाद और कुछ आजादी हमको चाहिए और कुछ शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ कुछ बोल दिया था। उनके खिलाफ एफआईआर हो गया। किससे अनुमति ली थी आपने? अच्छा, तो क्या देश में अगर जेनू में हो जाता है ऐसा कुछ, तो अभी तक होता कि ये सारे जो चैनल्स हैं उनके चिल्ला रहे होते। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिम्मेदार पर्सन है वही उन लोगों को भेजे हैं कि जाओ जो भी करना हो करो, हम कुछ नहीं बोलने वाले? तो इसने ये साबित कर दिया है कि ये सत्ता किसके लिए काम कर रही है। अच्छा, एक तो जो अपर क्लास के लिए तो काम कर ही रही है, अपर कास्ट के लिए भी काम कर रही है। क्लास और कास्ट दोनों अलग। जो अपर जो पूंजीपति वर्ग है उसके लिए काम कर रही है, और जो जातिगत आधार पर अपने को सवर्ण मानते हैं, तथाकथित जिनको स्वर्ण कह रहे हैं लोग, हाँ, ये इनके लिए काम कर रही है। और इसके शासनकाल में इन्हीं के रिपोर्ट में और इन्हीं की जांच में जो बातें आई हैं, ये जो सबको हिंदू बनाने वाली संस्था है उत्तर भारत सरकार, ये संस्था, इस संस्था के जितनी तेज होती जा रही है, जितनी सक्रिय होती जा रही है, उतना ये सब बराबर हैं, सब हिंदू हैं, उतना ही जातिगत भेद बढ़ता जा रहा है। और कैंपस में भी उतने ही तरह के जातिगत भेद बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि तमाम छात्रों ने जो आत्महत्याएं की,
उसमें सीधे, जैसे रोहित वेमुला की बात आई थी, तो रोहित वेमुला वाले मामले में सीधे स्मृति ईरानी ने उसमें हस्तक्षेप किया था। अच्छा। स्मृति ईरानी कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया और उनके अंदर कोई प्रोग्रेसिव मूल्य नहीं है, प्रगतिशील मूल्य नहीं है, और उन्होंने क्या हुआ कि वो सीधे सीधे उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया था। उस लड़के के वजीफा को रोके जाने में, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में, उसको तंग करने में उन्होंने हस्तक्षेप किया था। उसके खिलाफ स्मृति ईरानी को सजा होनी चाहिए। उसके नियम भी रहे हैं दलित उत्पीड़न से संबंधित और तमाम, लेकिन उन नियमों को फॉलो नहीं किया गया। कमेटियां बनाई गई और पता चला कि ये बढ़ता जा रहा है। तो आखिर ये क्या है? एक ऐसी सरकार है जिसमें कि वो जातिगत भेद भी बढ़ते जा रहे हैं, गरीबी अमीरी की खाई भी बढ़ती जा रही है और जातिगत भेद भी बढ़ते जा रहे हैं। और जहां भी लोग न्याय की और बराबरी की बात कर रहे हैं, ऐसा अभी हिमांशु कुमार जी कह रहे थे, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको दंडित किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, पुलिस लगा के उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको गोली मारी जा रही है नक्सली का। तो आज एक तो ये बात हुई, दूसरी यूजीसी और शिक्षा की चिंता और शिक्षा की जो कमेटियां बनी हुई हैं शिक्षा के संरक्षण की और समानता की इस संवर्धन के लिए, इस पर मुझे ये कहना है कि जो निजीकरण जब से शिक्षा का हुआ है और जब से प्राइवेट स्कूल खुले हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज खुले हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा हुआ है जो वहाँ न्याय का हो। और कहीं वहाँ यूजीसी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसका जो नियमन है, वो नियमन कहीं भी उसके मानक के अनुरूप कोई स्थापना हो, उसने जो कहा हो वो किया हो। यानी प्राइवेट जो डिग्री कॉलेज हैं, जो महाविद्यालय हैं, स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं, उसमें शिक्षक नहीं रखे जाते हैं, उसमें वेतन नहीं दिया जाता है किसी को, उसमें उसी कापियां नहीं जांची जाती हैं, सबको डिग्रियां बांटी जाती हैं महंगे मूल्यों वाली, और बिना, जहां शिक्षक भी वो अभी तक स्थायी नहीं कर पाए, शिक्षक भी रख नहीं पाए, शिक्षक का कोई निरीक्षण नहीं कर पाए कि शिक्षक है कि नहीं है। उन संस्थानों में जहां प्रिंसिपल भी नहीं है, शिक्षक भी नहीं है, और सबसे बड़ा शिक्षा माफिया जो है वो सबसे बड़ा शिक्षा माफिया आपका मुख्यमंत्री है। 52-50 से अधिक इसके कॉलेजेस हैं। अभी इसने प्राइवेट विश्वविद्यालय खुलवाया है। एक बड़ा शिक्षा माफिया है वो गोंडा वाला जो है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके पास 52 से अधिक कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और तमाम शिक्षण संस्थान है। और वहाँ मेरे यहाँ के देवरिया के भी कई लोग वहाँ प्रिंसिपल हैं जो वहाँ कभी जाते ही नहीं है। सिंह है ना, सिंह है इसलिए ना। और वहाँ जो है अध्यापक नहीं है। ये जो 95% से अधिक शिक्षा निजी क्षेत्र में जा चुकी है, और उन निजी क्षेत्र के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कोई नियमन नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यूजीसी का जो भी मानक है, वो मानक वहाँ कहीं लागू नहीं होते हैं, और उसके खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई। यहाँ तक कि जो शासनादेश, जिन शासनादेशों के तहत ये शिक्षण निजीकरण हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में हुआ, भाजपा ने किया, उसको आज तक लागू नहीं किया गया। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते रहे कि जो शासनादेश हैं उसको तो लागू किया जाए, और शासनादेश जहाँ नहीं लागू हो रहे हैं, शिक्षक जहाँ नहीं है, उन विद्यालयों पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोई एक पर कार्रवाई आज तक नहीं। तो ये एक फर्जी संस्था है जो पैसा लेकर के विश्वविद्यालयों का मानकीकरण करती है। नए प्लस का उसने वो दिया मानक के आधार पे गोरखपुर विश्वविद्यालय को उसने कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ ग्रेड दिया गया, और ग्रेड में कहा गया कि जेएनयू और जामिया से भी अच्छे हैं आप, बीएचयू से अच्छे हैं, और सबसे ए ग्रेड इनको दे दिया गया। आप पैसा देंगे तो आपको गोल्ड मेडल दे देंगे, आप दे देंगे तो आपको दे देंगे, और नहीं देंगे तो आपको पीछे छोड़ देंगे। आप अच्छे हैं और आपने नहीं दिया तो कहेंगे कि जेएनयू तो बहुत पीछे है, दुनिया वाले ग्रेड में उसको भले आगे ले जाएं, लेकिन यह यूजीसी अपने ग्रेड में गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है आज का बना हुआ, हाँ, इसको जो है जहाँ ऐसे कुलपति भेजे जाते हैं जो सिर्फ यहाँ के छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा की गरिमा और इसके पूरे मूल्यों को का तहस नहस करने के लिए, उनका मान मर्दन करने के लिए प्रोफेसर राजेश सिंह जैसे कुलपति भेजे जाते हैं। अच्छा। जो 3 साल में एक भी फाइल नहीं टच करता है, 2000 फाइलों को, और अपने लक्ष्य में ये सफल है। यूजीसी के अंदर में ही सारे मानक के आधार पे उनको माना जाता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, पीएम ये मुख्यमंत्री का शहर है, और सब कुछ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश जैसा बना देंगे, हम गोरखपुर जैसा बना देंगे। वो एक विश्वविद्यालय नहीं चला सकते हैं। वो हायर एजुकेशन में देखिए एक बात है, सिर्फ चर्चा जब हो रही है हायर एजुकेशन की, तो विश्वविद्यालयों के कैंपसों की ही चर्चा हो रही है। उन कैंपस में जहाँ 1% बच्चे ही मुश्किल से नहीं पढ़ते हैं, उन संस्थानों की चर्चा तो हो रही है, लेकिन जहाँ 99% बच्चे पढ़ते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में, उनकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा करने वाले लोग जितने भी बहस में डिबेट में आ रहे हैं वो सब लोग एडेड कॉलेजों के हैं, विश्वविद्यालयों के हैं, लेकिन जो स्ववित्तपोषित कॉलेज के शिक्षक हैं उनकी आवाज पूरी तरह दबा दी गई है। उसी तरह से जैसे कि दलितों की आवाज दबा दी गई है, जैसे किसानों की आवाज दबा दी गई है, मजदूरों की आवाज दबा दी गई है, दलितों की आवाज दबा दी गई है, गरीबों की आवाज दबा दी गई है, सभी जात के, तो मजदूरी मांगने वालों की आवाज दबा दी गई है। उसी तरह से उन शिक्षा के क्षेत्र के में 99% लोगों की आवाज दबा दी गई है। यूजीसी उनके लिए कुछ भी करने में अक्षम है। तो उस फर्जी यूजीसी के माध्यम से एक बिल लाया गया, और उस बिल को भी तुरंत उनके अपने लोगों के द्वारा जब आवाज उठाई गई
तो तुरंत उसको वापस ले लिया गया और उस कोर्ट ने वापस लिया जो कोर्ट जनता के किसी मुद्दे पर सुनवाई नहीं करता है, किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुनवाई नहीं करता है। जो लोग यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं, हमारे देवरिया से फर्जी तरीके से कई लोग गिरफ्तार करके आज जेल में रखे डाले गए हैं, 2 साल से अधिक हो गया, किसी की सुनवाई करने के लिए उसके पास समय नहीं होता है। बड़े से बड़े मुद्दे पर संसद में इनका गृह मंत्री कहता है कि सदन में पास हुआ है, मानना ही पड़ेगा, लेकिन सदन में यह भी पास हुआ था, संसदीय समिति इसके लिए भी बनी थी, इसको तुरंत वापस ले लिया गया। तो आज जो है अतार्किक व्यवस्था चल रही है, थोड़े से लोगों के लिए चल रही है और पूरी तरह से फर्जी तरीके से एजेंडे स्थापित किए जा रहे हैं। और यूजीसी ने जो ये बिल लाया है, यह बिल लाने वाले की जो मंशा थी, पहले तो उसने एक बात साबित हो गई है कि जातिगत भेदभाव बढ़ रहा है और जातिगत उत्पीड़न बढ़ रहा है, इसको इस सरकार ने माना है, और इसके शासन में बढ़ रहा है, यह भी माना है, जो बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छी व्यवस्था चला रहे हैं। इसके खिलाफ जिनके लिए व्यवस्था नहीं चल रही है, उन सारे लोगों को, जो भी मानवतावादी लोग हैं, जो पूरे समाज का हित चाहते हैं, उन सारे लोगों को आज इकट्ठा होना पड़ेगा। और जब सब इकट्ठे होंगे तभी इसके लिए कोई नया रास्ता बनेगा। समाजवादी एक सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम होना चाहिए, सबके लिए समान और पड़ोसी स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए। किसी के बच्चे को दोहरी शिक्षा के खिलाफ हम बहुत पहले नारा लगाते रहे हैं, लेकिन आज पूरी शिक्षा निजी क्षेत्र को जा चुकी है और इनके नियमन से बाहर होती चली जा रही है। तो एक समाजवादी व्यवस्था जिसमें सबको समान विकास का अवसर मिले, सबको श्रम का समान मूल्य मिले। और ये जो यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है देश में, तो उस पर जो समाज के थिंकर हैं, उनकी एक ये मानना है कि ये आरएसएस और बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराने में सक्सेस देश में नहीं हुई, तो इनका एक एक्सपेरिमेंट था कि सवर्ण बनाम आम जनता, बैकवर्ड और ये ओबीसी अनुसूचित जो भी हो, इनका एक लड़ाई करा के देखा जाए कि कितना हद तक सफल होते हैं, क्या होते हैं। यह एक प्रयोग है, तो क्या इस पर आप क्या कहेंगे और इसको कैसे देखेंगे? देखिए, प्रयोग नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाला उनका अभ्यास है जी। या प्रयोग तो बहुत पहले ही कर चुके हैं और प्रयोग में वो सफल हो चुके हैं। अब उस प्रयोग को जो जिसमें वो सफल हो चुके हैं, उसको एक्शन में लाते हैं, उसको तमाम जगहों पर लागू करते हैं। यह सब आजमाए हुए नुस्खे हैं उनके, नया तरीके से कुछ नहीं आजमा रहे हैं। वो पहले उसको अलग अलग तरीकों से बांटा उन्होंने, बैकवर्ड के रूप में पहले बांटा गया, फिर कहा कि अदर बैकवर्ड, बीजेपी ही लाई थी अदर बैकवर्ड, तो वो उसको हिंदू मुस्लिम भी वही लाई। तो ये जो जितने बंटवारे हैं, वो जो अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, अभी हमारे गांधीवादी विचारक हिमांशु कुमार जी, कि जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो छात्र हैं, उनको बांट करके उनके आंदोलन को कमजोर करने की जो कोशिश है कि हर आदमी अपनी अलग पहचान के साथ जुड़े। पहले होता था कि छात्र एक पहचान है और छात्र के साथ कोई शिक्षक भेदभाव नहीं करेगा। यह 2012 में एक नियम आया था, उस समय जो समिति बनी थी और जो उस समय जो जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए विश्वविद्यालयों के कैंपस में एक नियम लाया गया था, वो ज्यादा तार्किक था और ज्यादा रेशनल था। अच्छा। इसको उसमें डाइल्यूट कर दिया गया और उसमें तमाम लूप होल्स निकाले गए जिससे कि इसको खारिज किया जा सके। तो 12 वाला जो था, उसमें शिक्षक जो थे, वो अगर छात्र के साथ कोई भेदभाव करता है और कहता है कि तुम इस जाति के हो तो इस लाइन में बैठोगे और तुम उस जाति के हो तो उस लाइन में बैठोगे, तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए दिया गया 2012 में। तो शिक्षक और छात्र के अंतर्विरोधों पर पहले से भी चर्चा होती रही है कि ये शिक्षक किसी को 2 आंख से नहीं देखेगा, जो बड़ी कुर्सी पर बैठा है वह कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब आप सबके अंदर भेदभाव दिखाई दे रहा है, आप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई एक शिक्षक बोल देता है कि संवैधानिक तरीके से चीजें चलनी चाहिए, अंधविश्वास के खिलाफ बोल देता है, कोई दलित जात में पैदा हुआ शिक्षक बोल देता है, कोई किसी जात में पैदा हुआ तो किसी को तो आप दलित उसको खारिज कर देते हैं और उसके बाद से किसी को कहते हैं कि ये तो नक्सली है। और इस तरह से आप उन शिक्षकों के खिलाफ ही जो वैज्ञानिक शिक्षा, जो संविधान परक शिक्षा की बात करते हैं, आप कार्रवाई करते हैं। और गोबर पाथने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले और दुनिया भर का जो है गूंगापंथी प्रदर्शन करने वाले, ये जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक बात और उठ रही है, ये जो व्यवहार इनका है, जिस व्यवहार के चलते जातिवादी जो भेद बढ़ता गया है, ये ऐसा व्यवहार करने वाली सरकार के खिलाफ आपको खड़ा होना है। तो एक बात और कही जा रही है कि जैसे जो यूजीसी का नया नियम लाना है और उस पर अमल किया जाना है, लेकिन तमाम आपके जो वाराणसी में यूनिवर्सिटी में जिस बच्ची का बलात्कार हुआ, उसके खिलाफ जो है बहुत सारी बातें चली, तमाम लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, किस तरह से बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्या उनके सुरक्षा के लिए कोई अब तक भारत में नियम नहीं बना था क्या, कि उनको उस कानून के तहत उनको सुरक्षा दिया जाए? ये नियम से देश नहीं चल रहा है, संविधान से भी देश नहीं चल रहा है। देश कारपोरेट के और कारपोरेट के लागू करने वालों की इच्छा से चल रहा है।
तो फिर ये नया नियम जो बन रहा है जिसपे पूरे देश को एक भाड़ में झोंकने की तरफ से ले जाया जा रहा है, तो क्या उससे कौन सी उम्मीद की जाए कि वो जो बन रहा है नियम उसका पालन नहीं किया जाएगा? देखिए, उनके हितों के लिए जो उनके बंटवारे का एजेंडा है, विभाजनकारी जो उनका चरित्र है, उस एजेंडे के लिए कोई नियम नहीं होगा तो भी वो विघटनकारी चरित्र लागू कर दिया जाएगा, वो तो भी वो काम किया जाएगा। और आप नियम बना हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और वैज्ञानिक विकास और सबके लिए समान विकास का अवसर बातें लिखी गई, लेकिन वो नहीं लागू किया जा रहा है। उसका सभी लोग शपथ खाते हैं, चुनाव पर्चा भरते हैं तो भी हम शपथ खाते हैं उसका, नौकरी पर जाते हैं तो भी शपथ खाते हैं। तो वो शपथ जो है वो खाने वाले सरासर झूठे होते हैं, जो पुराना वाला मामला है वही है इनका। उनके वादों पे न जाइए। नहीं, इसको जो है ऐसे भी देखा जा रहा है, जो आपका चरित्र है, जो अभी तक आपने किया है और जो आपने अभी तक नियम कानून के साथ ही जो अभी तक आपने किया है, उसको जिस तरह से लागू किया है, अपने तरह से इस्तेमाल किया है, लागू ना करके इस्तेमाल किया है, ईडी है, सीबीआई है और तमाम संस्थाएं हैं, उनका कैसे इस्तेमाल आपने किया है आप देख रहे हैं। उनका जो रेट है, अधिकांश लोग जो है 90% से अधिक लोग फर्जी तरीके से 95%, 97% फंसाए जाते हैं और छूट जाते हैं, उनको आप नहीं खारिज करते हैं। यूएपीए के तहत आप फर्जी तरीके से गिरफ्तार करते हैं सबको और एक गलत नियम लगा करके और सबको जाहिर वो कर देते हैं, फंसा देते हैं आप, और उसके बाद से उसी में उलझे रहते हैं। वो सारे लोग न्याय की बात करने वाले लोग हैं, समता की बात करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक शिक्षा की बात करने वाले लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने जैसे परसों इन लोगों ने आंदोलन किया वैसे वो सड़क पर आंदोलन करके और वो कहा जाए कि पूरा देश भर में आग लगा रहे हों और पुतला फूक रहे हों। वो न्याय ही की बात कर रहे हैं, वो बात होनी चाहिए। वो रास्ता रोक के वो शिक्षा मंत्री को पकड़ के और उनसे सवाल पूछ ले रहे हैं, किसी को पकड़ के डीएम को घेर लिया लोगों ने देवरिया में और डीएम को पैदल चलना पड़ा 1 किलोमीटर उनके साथ। क्या ऐसा हो सकता था अगर हम आप आंदोलन कर रहे थे? देवरिया जिले में वाटर कैनन मौजूद नहीं था क्या उस डेट में, या फोर्स नहीं थी जो पुलिस लाठीचार्ज कर सके? देखिए, सब पर अपने लोग और पराये लोगों में फर्क है। अच्छा, ये जो सड़क पे थे ये सत्ता के अपने लोग थे? ये सत्ता के लोग, ये जो जनता पर गुंडाई करते हैं, अच्छा। जनता के खिलाफ आदेश देते हैं, जहाँ किसानों मजदूरों की बात आती है, मजदूरी मांगने वालों की बात आती है, अधिकार बराबरी मांगने वालों की बात आती है, वहाँ इनका वाटर कैनन और काम करता है। वहाँ वो कीलें गाड़ी जाती हैं, जहाँ किसान अपना न्यूनतम वो कहा जाए कि वो जो अपने न्यूनतम उसका मूल्य मांगता है, समर्थन मूल्य मांग रहा होता है, वहाँ उसके ऊपर कीलें गाड़ी जाती हैं, वहाँ सड़कें तोड़ दी जाती हैं। इनके लिए नहीं किया जाता और इनके लिए तुरंत कोर्ट भी खुलता है और तुरंत उस कानून को जो संसद में पास किया गया उसको वापस भी ले लिया जाता है। अच्छा, एक बात आप बताएं कि ये जो कोर्ट की बात चल रही है, ये कौन सा कोर्ट था जो उसको वापस खोला? सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का ही तो था कि उस पर नियम बनाया जाए। तो ऐसे आप कैसे कर सकते हैं कि एक बार आप कहें कि इस पर नियम बनाइए और एक बार कहें कि नहीं ये ठीक नहीं है? तो कोर्ट ने कहा, संसदीय समिति बनी और संसदीय समिति बनी, सदन में पास हुआ, उसके बाद वो आया। उसके लिए पहले सारे मुद्दों के लिए वो कहते थे, सीए और एनआरसी के लिए भी कहते थे कि सब सदन में हमने किया है इस पर और इसको हम नहीं वापस नहीं, किसी चीज को वापस नहीं लेंगे। तो फिर ये कैसे वापस हो गया? इनका बात तय करो किशोर हो, आदमी की ओर हो या कि आदमखोर हो। आज सारा सिस्टम आदमखोरों के साथ है। अच्छा। और आदमी के खिलाफ है। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ की जो 95% से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं, उसके शिक्षक हैं, उसके छात्र हैं, उनके पास कोई मानवीय उनको अधिकार नहीं मिले हुए हैं। न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा की जो नीतियां हैं, शिक्षा की जो संवेदनशीलता है, छात्र और शिक्षक के साथ जो संबंध है, छात्र और समाज के साथ जो संबंध है, वो सारे खत्म कर दिए गए। कोई छात्र मनोविज्ञान वहां नहीं लागू होता है, कोई नैतिक मूल्य वहां नहीं लागू होते हैं, कोई मानवीय मूल्य वहां नहीं लागू होते हैं, कोई श्रम कानून वहां नहीं लागू होते हैं। और किसी प्राइवेट स्कूल में आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस देश में कोई संविधान नहीं है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें कहा था कोठारी आयोग ने कि इस देश में एक भी प्राइवेट स्कूल का होना लोकतंत्र के लिए खतरा है। और जहां 95% शिक्षा सब निजी क्षेत्र में ही चली गई है और सिर्फ निजी शिक्षण संस्थान ही, प्राइवेट शिक्षण संस्थान ही रह गए हैं, उस देश में लोकतंत्र को तलाशना होगा कि वो कहाँ किस दड़बे में छुपा हुआ है। लोकतंत्र आज कहीं सड़क समाज में नहीं रह गया है, वो तो किसी दड़बे में छुपा हुआ, जान बचा करके बीज रूप में अगर कहीं मौजूद है तो आज उसको खाद पानी दे करके आगे बढ़ाने की जरूरत है कि उस लोकतंत्र को एक लोकतांत्रिक समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। क्योंकि पूरे सरकारी मशीनरी ने लोकतंत्र के पूरे ढांचे को रौंद दिया है और उसे खदेड़ दिया है। वो छुपा हुआ है कहीं प्राण रक्षा की गुहार लगाता हुआ। तो इस समय जो वर्तमान स्थिति है, इससे बचने के लिए देश की जनता को अगर एक लाइन में कहा जाए तो क्या कहा जा सकता है, क्या कर सकती है जिससे उसको वास्तविक उसका हक मिले और देश का वास्तविक सही तरीके से विकास हो सके? देखिए, अकेले में कोई मुक्ति इसकी नहीं मिलने वाली है।
अगर संगठित होकर आप सबके लिए समान शिक्षा, समान काम का समान वेतन और समाजवादी समाज बनाने की लड़ाई को मजबूत करते हैं, लड़ते हैं और उसको स्थापित करते हैं, और उसको स्थापित करते हैं, तो ये इसके लिए आप कैसे लड़ेंगे, आपकी क्या तकनीक होगी, ये आपको तय करना है। लेकिन लड़ते हैं तभी आप बचेंगे। देखिए, साझा सूरज, समाजवाद एक साझा सूरज है जो सबको रोशनी देता है, और जब वो साझा सूरज अस्त हो जाता है तो जैसे पतंगे दिए की तलाश करते घूमते हैं और उसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे यहाँ हर आदमी अपने अपने लिए अकेले मुक्ति की तलाश करता हुआ, दड़बा बनाता हुआ घूम रहा है, और फिर अकेले एलियनेशन में पड़ करके, अलगाव में पड़ के अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपने को बर्बाद कर ले रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है उस रूप में, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, सभी स्तरों पर। तो आज समाजवाद का साझा सूरज उगाने की जरूरत है। अकेले अकेले फतिंगे की तरह दिए की तलाश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मशाल लेकर के, और सूरज जहाँ उगता है, समाजवाद का सूरज, सबके लिए समान शिक्षा का सूरज, सबके लिए काम, योग्यता अनुसार काम और श्रम के आधार पर वेतन की जो व्यवस्था है, व्यवस्था को लागू करने वाला समाजवादी समाज बनेगा। और लूट का पूंजीवादी जो तंत्र है, जो मुनाफे की व्यवस्था है, इस मुनाफे की व्यवस्था को जब हम खत्म करेंगे और श्रम के और मानवीय गरिमा की व्यवस्था को स्थापित करेंगे, किसान और मजदूर के नेतृत्व की व्यवस्था जब आएगी, जिसके बारे में भगत सिंह ने कहा था, इस देश को कारपोरेट का नेतृत्व कारपोरेट के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए, तभी इस देश का भला होगा। यह बात पहले से स्वाधीनता आंदोलन में ही इस बात को महसूस कर लिया गया था, और उसको लेकर के आज आप आएंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी जिस पर चर्चा नहीं होती, उन्होंने भी उस समय कौन इसका नेतृत्व करेगा, इस पर उन्होंने अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज का जो अज्ञात वर्ग है वह नैतिक रूप से इतना पतित हो चुका है कि उससे किसी भी बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आज के अभिजात वर्ग में, आज के नौकरशाही में, आज के प्रोफेसरों में, आज के बड़े आदमी कहलाने वाले लोगों में अगर आप रास्ता तलाशने जाएंगे तो संपत्तिशाली वर्ग के अभिजात लोगों में तो नहीं मिलेगा, वो सत्ता के साथ खड़े मिलेंगे। आपको फिर उसी वर्ग के बीच से गुजरना पड़ेगा जो मेहनत करता है, जो आम जनता है, जो श्रमशील जनता है, जो उत्पादक है, मजदूर है, जो उत्पादक है, उनके बीच से गुजरेंगे तो उन्हीं से आपको रास्ता मिलेगा और वहीं से समाजवाद के निर्माण की नींव मजबूत होगी। तो वाकई आज बहुत सारे जो देश के विकास के मूल बिंदु हैं, रीढ़ कहा जाए, उस पर बात हुआ, वार्ता हुआ। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।